सो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हुमायूं, राइट? पूरा हुआ नहीं था, थोड़ा काफी दिन हो गया, तो विल रिवाइज अ बिट, थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर शुरू करेंगे। ठीक है, आइए आइए आइए। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ी बहुत बातें इधर उधर की भी, हर रोज आते हैं पढ़ा के चल देते हैं, काफी दिन के बाद आए हैं तो विल स्टार्ट आवर क्लास विद लिटिल बिट मोटिवेशन। अच्छा, कोई डेट वगैरह आया बीपीएससी का? बीपीएससी प्रीलिम्स का जब तक वो कास्ट रिजर्वेशन वाला इशू रिजॉल्व नहीं होगा, they are not going to declare the notification. Fine. Okay. तो क्या, तो अभी क्या आप लोग की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे क्या पढ़ाई करना क्या है, किसको आप लोग अप्रोच कर रहे हैं अभी? क्योंकि बीपीएससी तो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, जनवरी साल होगा भी कि नहीं। जब तक वो कास्ट वाला डिक्लेयर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हाँ, तब तक वो नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं। गजट नोटिफिकेशन आएगा, सरकार उसको पारित करेगी, वो रूल बनाएगी उसके ऊपर, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा उन सभी रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए। तो आपके विचार से हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लगता है मतलब नेक्स्ट ईयर जा सकता है? तो अभी आपका प्रिपरेशन का क्या चल रहा है, किसको अप्रोच करना चाहिए आपको अभी? कोई यूपीपीसीएस वगैरह दिया है? आप लोग नहीं भरते हो यूट्यूब? यूपीपीसीएस क्यों नहीं भरते? ओके, तो बीपीएससी केवल फोकस किया है। यूपीएससी कोई कर रहा है अभी? यूपीएससी पे ही फोकस नहीं है, तो हमारा बेसिकली बीपीएससी पे ही फोकस है, राइट? तो देखो यार, अभी तक तो कुछ पता चला नहीं है अपने को, तो फिलहाल 2-3 महीने के बाद ही एग्जाम होगा। एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। अगर आज भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी 2-2.5 महीना लगेगा, तो आप लोग के पास सफिशियंट टाइम है अभी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ना आंसर्स भी लिखते रहे आप लोग। ये जो टाइम मिला है आपको, जो ये लल पीरियड है, अभी तो कुछ पता नहीं है, 3-4 महीना भी हो सकता है, 5 महीना भी हो सकता है। तो प्रीलिम्स तो आप पढ़े अपना 60-70% टाइम जो है वो आप प्रीलिम्स में दें, लेकिन इसके अलावा अगर दिन में 2-3 आंसर, 4 आंसर लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके सेहत के लिए ठीक रहेगा। समझ मारा? एट द एंड ऑफ द डे मेरे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है। अब मैं उनसे बात करता हूँ, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह भी चलता है, तो उसमें क्या था कि मतलब आंसर राइटिंग वगैरह रहता है, तो वो आंसर्स लिखते हैं, मैं चेक करता हूँ। तो उसमें क्या था कि 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर केवल प्रीलिम्स की तैयारी करी, मतलब सालों भर प्रीलिम्स पढ़ा, मतलब बता बता के थक गया भाई कि थोड़ा मेंस देख लो, थोड़ा आंसर राइटिंग कर लो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। लेकिन इन लोगों ने ना बिल्कुल मतलब सुना ही नहीं कि इनको जो है मेंस की तैयारी भी करनी है, और ये साल भर लगे रहे प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में। फाइनली दे क्लियर्ड प्रीलिम्स विद वेरी गुड मार्क्स। अरे भाई, जब तुम साल भर प्रीलिम्स ही पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा अच्छे मार्क्स के साथ। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गया? मेंस में। मेंस में उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वो आप सोच रहे हैं कि हम एग्जाम दें या ना दें। 20 तारीख से है, 20 सितंबर से, तो 20 सितंबर से है, तो वो अभी इस पेसोपेस में है कि एग्जाम दे या ना दे। 2 से 3 महीने के अंदर यूपीएससी मेंस की तैयारी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं करी है तो। आपको ऑप्शनल पढ़ना होता है, ऐसे लिखना होता है, ऑप्शनल पढ़ना है, ऐसे लिखना है, ऐसे को समझना है, इसके अलावा जीएस पेपर्स पढ़ने हैं, कई सारे टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेन से बिल्कुल अलग होता है। मेरे को लगता है वो नहीं है ना हमारे पास माइक, तभी कह रहा हूँ यार, आवाज क्यों इतना धीमे है?
तो कई सारे टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जिसमें प्रीलिम्स, जीएस में प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग एरियाज हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप पॉलिटी पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जो आप एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए पढ़ते हो। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, एक्सक्लूसिवली मेंस के टॉपिक होते हैं वो। तो अब इन टॉपिक्स को तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब जो साल भर आप प्रीलिम्स में लगे रहोगे तो मेंस में फिर कैसे करोगे ये सब एरियाज को? समझे बात हो कि नहीं? तो अब ऐसा हो जाता है कि इन्हें इन 3 महीने के अंदर इन एरियाज को भी कवर करना होता है। समझे? इन एरियाज को भी कवर करना होता है इन्हें, है ना? तो इनको इन्हीं महीने के अंदर जो होता है इन एरियाज को भी कवर करना होता है, जो डिफिकल्ट है। देखिए, प्रीलिम्स नहीं है कि आप पढ़े और जाकर आप क्या कर लिए हो, आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने टिक मार दिया, हाँ भाई सुना सुना लग रहा है, ये सही हो सकता है, ये मार दिया आपने। दो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, आपको उसके लिए भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होता है। लेकिन फिर भी एक बार को मैं मान सकता हूं कि कोई बच्चा बिना प्रीलिम्स की बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस किए प्रीलिम्स निकाल सकता है। मैं मान सकता हूं, हो सकता है कि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया, एक दो पेपर लगाए हो आपने, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस किए हो और आप जाकर प्रीलिम्स निकाल लो, लेकिन मेंस केवल पढ़ के तो नहीं निकल सकता है। ऑप्शनल आपको पढ़ना भी है, आंसर राइटिंग भी करना है। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं। अगर बीपीएससी में भी जाओगे तो जीएस पेपर पढ़ना भी है और आपको आंसर राइटिंग भी करना है। आपको यह भी देखना है कि टाइम के अंदर आपका पेपर पूरा हो जाना चाहिए। टाइम के अंदर अगर आपका पेपर पूरा नहीं हो रहा है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। उसके अलावा आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे को समझना है। बिना 10-12 ऐसे लिखे आप जा भी नहीं सकते हो, फ्लो ही नहीं आएगा आपके ऐसे में। तो इनको पढ़ना भी है, लिखना भी है, और इसके लिए 3 महीना 2.5 महीने का समय जो आपके बीपीएससी में भी मिलता है और यूपीएससी में भी मिलता है। अगले साल तो 2.5 महीने का ही समय दिया है इन्होंने। नेक्स्ट ईयर जो है आप देखिए, प्रीलिम्स और मेंस का यूपीएससी का 2.5 महीने का समय दिया है इन्होंने। यूपीएससी बीपीएससी भी 2-2.5-3 महीने का समय देती है। तो 2.5-3 महीने में ये पॉसिबल नहीं है। यकीन मानिए, प्री निकल भी जाएगा तो आखिरी में आप मेंस छोड़ दोगे या आओगे तो पूरा गुड़गोबर करके आओगे। तो आपके लिए क्या क्या सही स्ट्रेटजी है? अभी आपका बीपीएससी तो नहीं हो रहा है, अगले 3 महीने में होने के भी चांसेस नहीं है चांसेस। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन आएगा, गवर्नमेंट की गजट नोटिफिकेशन के बाद कहीं बीपीएससी जो है वो आपको नोटिफिकेशन जारी करेगी, 1 महीने का समय देगी फॉर्म भरने का, उसके बाद सेंट्रल लोकेशन होगा। ये सब मिला के 3 से 4 महीना मिनिमम अगर आज भी हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इस ईयर के एंड तक आपका बीपीएससी एग्जाम होगा या फिर नेक्स्ट ईयर होगा। तो आपके लिए बेहतर यह है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो यहाँ पर, चाहे आप इकोनॉमी पढ़ते हो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप एक क्वेश्चन उस टॉपिक पे जरूर लिखें और लिखिए। लिखना इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना लिखे तो बीपीएससी निकालना जो है वो हार्डेस्ट नट टू क्रैक है। इस बात को जान लीजिए। और आप सब में ये पोटेंशियल है कि आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं पहले कंटेंट गैदर कर ले फिर लिख लेंगे। भाई साहब, बीपीएससी और यूपीएससी में कभी आपका कंटेंट गैदर नहीं होगा, कभी आपको इतना नहीं आएगा कि आप लिखने का मन करे, लेकिन फिर भी लिखना है आपको। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि लिखिए लिखिए लिखिए, जितना लिखेंगे उतना आपके लिए सही होगा। जो हमारा टॉपिक है वो हुमायूं है। काफी दिन हो गए, मुझे लगता है 10-12 दिन हो गए, तो लेट्स रिवाइज अ बिट, थोड़ा रिवाइज करते हैं, पीपीटी के थ्रू ही रिवाइज करते हैं, ताकि हमारी बात जो आ जाएगी और
और थोड़ा पीपीटी भी देख लेंगे हम लोग। अच्छा, हुमायूं वाज सन ऑफ दी बाबर। हुमायूं कौन थे? बाबर के बेटे थे। बाबर का रूल कितना था? 1526 से 1530 तक। अच्छा, बाबर अपने आप को क्या बोलते थे? तुर्की, अफगानी, तिमुराइड, क्या बोलते थे? बाबर अपने आप को क्या बोलते थे? तिमुराइड। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि भाई हम तैमूर के खानदान के हैं। वही तैमूर जो सैयद लोदियों के समय में भी अटैक किया था इंडिया में। समझ में आ गया? बेसिकली तुर्की है ये। तुर्की तुर्को मंगोलियन रेस है। क्यों? क्योंकि बाबर अपने पिता से तिमूर को जोड़ता था, तिमुराइड से जोड़ता था, और मदर साइड वो क्या था? मंगोलियन था, चंगेज खान खानदान के थे। तो तुर्को मंगोलियन रेस है ये। समझ में आ रहा है? आवाज आ रहा है जी? बहुत तेज बोलना पड़ रहा है। तुर्को मंगोलियन रेस है, ठीक है? क्या है? बाबर क्या है? तुर्को मंगोलियन रेस अपने आप को कहलाते थे। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताया था, जरा मेरे को बताना। मैंने आपको बताया था कि तिमुराइड आइडियोलॉजी डिफरेंट आइडियोलॉजी है अफगानी आइडियोलॉजी से। कैसे? सर 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 आप बताइए। तिमुराइड आइडियोलॉजी अफगानी आइडियोलॉजी से डिफरेंट है, कैसे? वाले अपने आप को कभी राजा बनने नहीं करते थे, वो किसी को बनाते थे, लेकिन अफगान वाले नहीं नहीं सर गड़बड़ा गया, कुछ और बोलिए। हमने लास्ट में क्लास में आपको बताया भी था। नहीं, डिवाइन किंगशिप में बिलीव रखते थे, मतलब राजा के खानदान से ही राजा बनेगा। योग्यता योग्यता कोई मैटर नहीं करता है। नहीं समझे बात? हाँ, दिल्ली सुल्तानों में ये जरूर था कि अगर योग्य है तो बन जाइए, लेकिन तिमुराइड आइडियोलॉजी ये बात बिलीव नहीं करती है। तिमुराइड आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि अगर किसी को राजा बनना है तो वो राजा का बेटा होना चाहिए, क्योंकि डिवाइन किंगशिप है। वो ये मानते हैं कि राजा में कुछ दैवीय शक्तियां हैं, ईश्वर तुल्य है वो। तो ईश्वर तुल्य है यानी ईश्वर का खानदान से बिलोंग कर रहा है, तो रॉयल ब्लड होना बहुत जरूरी है किसी को राजा बनने के लिए। इसीलिए आप देखिएगा मुगलों में कोई भी बादशाह जो है वो बादशाह का बेटा ही है। अरे आप बाबर को देखेंगे, अगर आप हुमायूं को देखेंगे तो बाबर का बेटा है, अकबर को देखेंगे तो वो हुमायूं का बेटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद अगर आप जहांगीर को देखेंगे तो वो अकबर का बेटा है, शाहजहां को देखेंगे तो वो जहांगीर का बेटा है, औरंगजेब को देखेंगे तो वो शाहजहां का बेटा है। पहली चीज जो वो बिलीव रखते हैं वो क्या रखते हैं? डिवाइन किंगशिप। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? पहली चीज जो वो बिलीव रखते हैं वो है डिवाइन किंगशिप, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज वो क्या बिलीव रखते हैं कि जिस जगह जाएंगे उसको पूरी तरीके से डेमोलिश करेंगे, पूरी तरीके से कब्जा करेंगे, कंक्वेस्ट करेंगे, एक्वायर करेंगे, और फिर वहां पर क्या करेंगे कि रिलीजियस टॉलरेंस रखेंगे। कहने का मतलब ये कि मानेंगे कि सभी ईश्वर के संतान हैं, सभी को अपने अपने ईश्वर पर आस्था रखने का पूरा अधिकार है। आप देखिएगा ज्यादा इनमें से औरंगजेब को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर राजा जो है उन्हें ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है बाकियों से। क्या? कोई खास प्रॉब्लम नहीं है बाकियों से, मतलब हिंदुओं से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अकबर का तो बहुत ही बड़ा रोल रहा है कि रिलीजियस टॉलरेंस दिखाने में। समझ में आएगी? नहीं तो तिमुरी आइडियोलॉजी होता है। अफगानी क्या मानते हैं? अफगानी बोलते हैं एबिलिटी अगर आपकी बढ़िया है तो वो होना चाहिए, एबल राजा होना चाहिए। समझ में आया? डिवाइन किंगशिप नहीं है, शेरशाह सूरी का बेटा राजा बने जरूरी नहीं है। अगर उसके बाद कोई उसे ज्यादा योग्य मिलेगा तो वो बन सकता है। योग्यता इंपॉर्टेंट है। खुद शेरशाह सूरी कौन सा सिल्वर स्पून के साथ जिए हुए हैं भाई? जौनपुर एक उस समय का प्रोविंस हुआ करता था,
उस जौनपुर प्रोविंस में जागीरदार थे उनके फादर, उनके बेटे थे ये फरीद। बाद में शेर को मारने के बाद शेरशाह नाम रख दिया गया। तो ऐसा थोड़ी ना था कि कोई राजा के खानदान के थे जो सूर्य डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया। जागीरदार के बेटे थे। उस समय तो कोई और राजा हुआ करते थे वहां पर उस क्षेत्र में। तो खुद कौन से बहुत बड़े शासक रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अफगानी आइडियोलॉजी ये बिलीव नहीं करती कि डिवाइन किंगशिप होगा। अगर शेरशाह सूरी के बाद अगर कोई एबल राजा होगा तो वो राजा बन सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, मुगलों में जो तिमुराइड आइडियोलॉजी है, मुगलों में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए, वो ये था कि अगर राजा, चूंकि डिवाइन किंगशिप है, राजा तो देवीय शक्ति है, तो राजा जो बोलेगा नोबिलिटी को वो बात माननी होगी। नोबिलिटी हैज टू फॉलो। फिरोज भाई साहब ऐसे ही क्लास से गायब रही है, बहुत लोग गायब हैं क्लास से। ओके, तो राजा जो है वो जो बोलेगा, व्हाई आर यू लाफिंग, फिरोज का नाम सुनते, हाँ गायब है सर, बताइए। तो क्या बोला मैं आपको, राजा जो बोलेगा कि किसी, कुछ तो आवाज कम है लग रहा है यार, मैं, मेरे को क्यों लग रहा है मेरा आवाज कम है, मैं थोड़ा बीमार भी था तो थोड़ा जोर जोर से बोलना पड़ता है। अच्छा, क्या है, राजा जो बोलेगा उसे नोबिलिटी को मानना होगा। ध्यान सुनिएगा, नोबिलिटी क्या होती है सर, हर बादशाह के कोर्ट में कुछ लोग होते हैं जो राय मशवरा देते हैं, मंत्री पद, मंत्री होते हैं जो राय मशवरा देंगे, कई सारे मंत्रालय संभालेंगे। हर राजा के कोर्ट में कोई ना कोई होता है, उनके दरबार में। जैसे तोडरमल थे आपको अकबर के दरबार में, बीरबल थे अकबर के दरबार में, ये सब कौन थे, बैरम खान थे लेकिन वो बाद में निकल गए, सेनापति वगैरह। तो बहुत सारे होते हैं जो मंत्रालय वगैरह संभालते हैं, नोबिलिटी कही जाती है उनको, समझ में आ रहा है। तो राजा जो बोलेगा नोबिलिटी को मानना होगा। मैं आपको इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। जब अकबर ने ये कहा था कि भाई हम जिजिया हटा रहे हैं, पिलग्रिमेज टैक्स हटा रहे हैं, महसूर जो कर होता है, जो अपने अपने देवी देवताओं से मिलने के लिए पहले जब हिंदू जाते थे तो उन्हें मुस्लिम बादशाह को कुछ कर देना पड़ता था, जिजिया नहीं था वो, जिजिया एक अलग चीज है, समझ। उसको कहते थे कि भाई आप कहीं पर जा रहे हैं तो अपने देवी देवताओं से मिलने के लिए पिलग्रिमेज टैक्स बोला था अंग्रेजी में उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे जिजिया वगैरह था। तो अकबर ने डिसाइड किया कि भाई हम ना पिलग्रिमेज टैक्स हटा देंगे और जिजिया भी हटा देंगे। कई सारे उनके जो मुस्लिम क्लर्जी थे उन्होंने उसको अपोज किया, कहा आपको पता है इसका असर सरकारी खजाने में क्या पड़ेगा। तो बोला तोडरमल जी आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बताइए। का असर पड़ेगा तो बहुत जबरदस्त, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू बहुत सारे हैं और ये जब पिलग्रिमेज टैक्स और जिजिया देते हैं तो काफी पैसा आता है, इसीलिए इसे ना लगाया। तो क्लर्जी, जो मुस्लिम क्लर्जी थी, मौलाना वगैरह जो थे उस कोर्ट में, उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे काफी ज्यादा जो है फाइनेंशियल एक्सचेकर पे नुकसान आएगा। अकबर ने कहा भाई हम वो वैसे बादशाह नहीं है जो लूट लपेट कर जो है किसी तरीके से अपनी बादशाहत चलाए। हम चाहते हैं, हम ऐसा कौन सा अंपायर खड़ा कर रहे हैं जो अपने ही सब्जेक्ट से उनके ईश्वर से मिलने के लिए पैसा ले। आज से पिलग्रिमेज टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिजिया नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे नोबेलिटी की बात मानी या काटी, काटा गया। तो नोबेलिटी पर अगर आदेश दे दिया जाएगा राजा द्वारा तो उस आदेश को, नोबेलिटी को मानना होगा। लेकिन अफगानों में ऐसा नहीं है। अफगान जो है वो अपनी नोबेलिटी को कुछ भी कहेगी, नहीं, योग्यता के आधार पर होता था और राजा कई बार इलेक्ट किया जाता था, नोबेलिटी तो
नोबेलिटी जिसे बता देगी वो राजा बन सकता है, अफगानों में ये है। तो नोबेलिटी जो बात कहेगी राजा को मानना होगा ज्यादातर बातों में, समझ में आ रहा है। तो अफगानी आइडियोलॉजी और जो तिमुराइड आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है। बात समझा कि नहीं, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो ये लोग तिमुराइड आइडियोलॉजी मानने वाले लोग हैं। तो बाबर के बाद कौन आए? हुमायूं। हुमायूं को क्या बोलते थे? द मोस्ट फॉर्चुनेट वन, तकदीर वाला। हाँ, क्या बोलते थे? तकदीर वाला, सबसे फॉर्च्यून जिसका है, किस्मत जिसका चमचमाता हुआ। और सबसे ज्यादा बदकिस्मत राजा यही है भाई साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, चलिए हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम आज के टॉपिक पे आ पाए। अब देख लेते हैं कि हुमायूं के समय में कौन कौन से चैलेंजेस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहले जो सडन डिमाइस ऑफ द बाबर था, बाबर का तुरंत मर जाना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कैसे, जल्दी बताइए। नहीं सर, कुछ और सर। वो 4 साल रहे तो खाली लड़ाई लड़ते रहे। पानीपत की लड़ाई लड़ी, खंडवा की लड़ाई लड़ी, घाघरा की लड़ाई लड़ी, चंदेरी लड़ी, फिर घाघरा लड़ी। तो 4 लड़ाइयां तो अकेले बाबर 4 साल में लड़ गया है, और वो भी बहुत बढ़िया से लड़ा है। तो जो आदमी आया यहाँ पर उसने बस अपना साम्राज्य तक बनाया, उसने कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप नहीं किया। तो जो प्रॉब्लम्स बाबर के समय था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हुमायूं को लीगेसी के तौर पे मिल गया। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने क्या थी? जो है हुमायूं का मर जाना। दूसरी बात, हुमायूं को फॉर्चुनेट वन कहते हैं, पर बड़ा अनफॉर्चुनेट राजा था, क्योंकि इसके सामने कुछ इनहेरिटेड रिच लीगेसी डिफिकल्टीज थी। इसके सामने सबसे बड़ी डिफिकल्टी के बारे में जो मैंने बताया था, वो हुमायूं खुद था, अय्यास एक नंबर का। हुमायूं के साथ प्रॉब्लम उसकी पर्सनालिटी इश्यूज था। समझ में आ रहा है? क्योंकि आज हमने लड़ाई जाना है तो हम ये जान सकते हैं कि वो कौन कौन से इश्यूज थे। सबसे बड़ा कि कोई भी युद्ध वो ठीक से जीत नहीं पाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1532 में कौन सा युद्ध लड़ा उसने? कालिंजर फोर्ट वाला, सीज नहीं कर पाया वो ठीक से। क्या करा उसने? टीटी साइन करना पड़ गया उसको राजा के साथ। चुनार, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद चुनार का लड़ाई 1532 में था, 32-33 में लड़ाई है। और उसमें भी वो क्या हुआ? चुनार में शेरशाह सूरी थे वहां पर। शेरशाह सूरी को चुनार के फोर्ट में ही दबा के दबोच लेना चाहिए था उसे। समझ में आ रहा है? पर वो वेट किया, आखिरी में दोनों के बीच में निगोसिएशन हुआ, काम खत्म। यहां पर भी युद्ध नहीं जीता। 1535-36, 1535 एंड 36, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, सुन लीजिए पहले। 1535 और 36, बहादुर शाह जो एक अफगानी था गुजरात में, याद है कुछ? 1535-36 में बहादुर शाह था। बहादुर शाह को भी क्या बनना था? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी हुमायूं के सामने? हुमायूं के सामने प्रॉब्लम क्या थी? मैं एक पहले ये दिखाता हूं। हुमायूं जो यहां बैठा हुआ है, उसके सामने एक प्रॉब्लम तो शेरशाह सूरी है, एक प्रॉब्लम ये है, और दूसरा गुजरात में बैठा बहादुर शाह, ये भी अफगानी है, ये भी अफगानी है। यानी बंगाल में भी अफगान है और गुजरात में भी अफगान है, और बीच में मालवा अलवा में भी अफगान है। सर ध्यान सुनिएगा, अगर शेरशाह सूरी जो एक अफगानी है और बहादुर शाह जो एक अफगानी है, अगर इन दोनों ने हाथ मिला लिया, आइए सर, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बहादुर शाह जो एक अफगानी है, शेरशाह सूरी जो एक अफगानी है,
अगर इन दोनों ने हाथ मिला लिया तो ये दोनों रिच हैं। यहां पर भी खूब सोना चांदी है, क्यों? ट्रेड रूट है। यहां पर भी बहुत सोना चांदी है, और दोनों को ये पता है कि बाबर जो है वो लोदी को हरा के आया, और लोदी कौन है? अफगानी है। तो दोनों का ड्रीम है कि दिल्ली में अफगान शासन हो, और जो दोनों ने हाथ मिला लिया तो अफगान की इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं समझा? और ये बात सोचने के लिए आपको क्या चाहिए? विजन। इतना विजनरी हुमायूं नहीं है, प्रॉब्लम है ना। इतना बड़ा विजनरी जो है वो हुमायूं नहीं है। हुमायूं के अंदर कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है उसकी पर्सनालिटी में। अच्छा, हुमायूं जो है चुनार के फोर्ट में शेरशाह सूरी से लड़ने गया और लास्ट में डील करके आ गया, क्यों? अरे आपको उसी समय दबोच के मार देना चाहिए था। वहीं पे आपको दबोच के मारना चाहिए था, चुनार के फोर्ट पर। क्यों वेट कर रहे हैं आप? यही था चुनार का किला। 6 महीना यहां पे सीज करके बैठे हुए हैं शांति से। तुमको वहीं दबोचो, वहीं मारो। तुमको पता है ये दोनों मिल सकते हैं। बहादुर शाह ने अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र, इंक्लूडिंग राजपूताना जो राजस्थान का क्षेत्र था, इस सब पर अपना शासन शुरू कर दिया था। रणथंभौर, चित्तौड़। राणा संगा की वाइफ कर्णवती वो लेटर भेजती है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात को माना करते हैं कि ऐसा नहीं, कुछ नहीं था। कुछ इतिहासकार कहते नहीं ऐसा हुआ था। राणा संगा की वाइफ थी कर्णवती, उसने एक लेटर भेजा था राखी के साथ हुमायूं को। हुमायूं उस समय में शेरशाह सूरी के साथ बंगाल एक्सपीडिशन में थे। 15 कब की घटना है? 35-36 की घटना है, 1535-36। बहादुर हुमायूं तुरंत वहां से गया बहादुर शाह को दबाने के लिए चित्तौड़ के फोर्ट पर, और वहां गया और कहा मुझे ये एक्सपीडिशन नहीं करना है, वहां से निकल गया। अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यहां पर हुमायूं जो है ना डबल माइंडेड हुआ है। कुछ इतिहासकार कहते हैं यहीं पे तुरंत दबोच के मार देना चाहिए था, आगे बात बढ़ती ही ना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बहादुर शाह जो है वो राजपूतों के अगेंस्ट अटैक कर रहा था, और राजपूत सर इनफिडल्स, दे आर नॉट मुस्लिम्स। उसने कहा चलो मेरा काम कर रहा है तो मैं काहे को बीच में आऊं। समझ लो बातों की, नहीं मैं काहे बीच में आऊं। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये हुमायूं की पर्सनालिटी इश्यूज है, वो कोई भी युद्ध को कंक्लूड कर ही नहीं पाता है। कुछ इतिहासकार कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। यहां चित्तौड़ से 60 किलोमीटर दूर एक जगह है, क्या नाम तो बताया था मैंने आपको? चित्तौड़ फोर्ट से 60 किलोमीटर का एक दूरी पर एक जगह है, वहां पर इसके वापस आने का वो इंतजार करता है। वो मंडवा फोर्ट भाग के आते हैं, मंडसौर, वो वापस आने का इंतजार करता है, और 60 किलोमीटर पर मंडवा फोर्ट भाग के जाता है, वहां से फिर वो गोवा चला जाता है। फिर उसने गुजरात जीत लिया, और यहां पर अपने किस भाई को रखा? अस्कारी को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा बहुत बहादुर शाह की तो विक्ट्री बनी भी जा सकती है, शेरशाह को तो समझ ही नहीं पाए ये। इवन इसने शेरशाह को अंडर किया। शेरशाह सूरी को इसने अंडर किया। सबसे खराब युद्ध जो है वो 1539 सबसे खराब युद्ध जो लड़ा है इसने, वो लड़ा है इसने चौसा का और कन्नौज का।
चौसा में जब ये हुआ कि नहीं शेरशाह सूरी को दबोचना है, रीजन क्यों? क्योंकि इसने घुर और बंगाल पे अपना पूरा शासन कर लिया है और ये नहीं चाहता है कि बंगाल अफगानों के हाथ में जाए। तो कहा नहीं अभी इसको दबोचने का है। तो ये जो चौसा है ना, उसके बगल में कर्मनासा नदी बहती है। वहां पर जब तुमको पता है कि भैया यहां बारिश होती है, तो कोई ऊंचा स्थान रखना चाहिए था। इसके अंदर विजन ही नहीं है। ये कर्मनासा नदी पार कर गया और किसी निचले जमीन पर, निचले एरिया पे जाकर जो है कैंप लगा के बैठ गया 2 महीना 3 महीना के लिए। वहां शेरशाह सूरी भाई साहब क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे। नहीं 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 ठीक है भाई, तुम बैठो बैठो बैठो, दारू वारू व्यवस्था चाहिए कि नहीं? लो हम तुमको दे रहे हैं। डांसर वांसर भी चाहिए, नाच वाच देखना होगा तुम्हें, वो भी तुम्हारी व्यवस्था, सस्ते रेट पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी चाहिए तो बताओ। आज तुम आए हो हमारे क्षेत्र में, हमारी हवेली पर आए हो, तुम्हारा स्वागत कैसे नहीं करें? 2-2.5-3 महीना बढ़िया स्वागत करा शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी खुद कहां बैठा है? ऊंचाई वाले जगह पर। आपको पता है कि बिहार बंगाल क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश नहीं होती है, पूरा का पूरा बाढ़ आता है। तो ये निचले जगह पर बैठ के आराम से मजे में बैठ के दारू पी रहे हैं, सो रहे हैं शांति से। इन कैंप 2.5 महीने तक इनएक्टिव कैंप, कोई काम धंधा नहीं। जैसे ही बारिश हुई सर, इनका जान तो खुद जो है पानी वो बिस्ट कहते हैं उसने बचाया था। पूरी पूरी इनकी आर्मी बह गई, खुद कैसे कैसे तैर कर ही कर्मनासा पार किए हैं, अपनी जान बचाए। भाग कर गए कहां पर? दिल्ली। उस समय इनके भाई कौन थे? हिंडन भाई साहब। वो पंजाब और दिल्ली कन्नौज के क्षेत्र में थे, समझे सर? कहा भाई बचा लो। कह रहा अरे तुमको बचाऊंगा तो मुझे कौन बचाएगा? शेरशाह सूरी से मैं नहीं बचाया। ऐसे तो भाई थे इनके। हाँ, और उसे अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर लिया था हिंडन ने। इनके 3 भाई थे, अस्कारी, हिंडन और कामरान, एक से एक। समझ ले भाई साहब, ऐसे भाई हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। समझे बात हो कि भाई बचा मेरे को? मैं नहीं बचा रहा, तेरे देख के अपना जो करना है कर। उसके बाद वो बेचारा गया कन्नौज और नौज के क्षेत्र में। कन्नौज उसी के बगल में है, गंगा यमुना के दोआब है। वहां के जो गांव वाले थे, उससे इसने अपनी आर्मी इकट्ठा करी और कहा तुझे युद्ध लड़ना है। अब वो गांव वाले कह रहे भाई हमको युद्ध लड़वा रहे हो यार? कह रहे हाउस द जोश, हाई सर। वो दूसरा वाला हाई था, समझे सर? जो वो खुद पीते थे और लेते थे ना, वो वाला हाई था सर। अब वो 2-2.5 लाख की आर्मी इकट्ठा किए गांव वाँव मिला के सब कुछ जगह पर। और ये लोग भाई साहब तलवार भी नहीं चला पा रहे हैं। और वहां शेरशाह की एकदम इफिशियंट आर्मी आई। एक दिन नहीं लगा सर हुमायूं को भगाने में। हुमायूं, ध्यान सुनिएगा सर, ये है बैटल ऑफ कन्नौज जो मैं बता रहा हूं आपको। हुमायूं सर, मैं थोड़ा सा ना बड़ा इमेज दिखाता हूं, ये सही रहेगा आपके लिए। हुमायूं जब कन्नौज के क्षेत्र से भागे तो गए पंजाब में। पंजाब में उनके भाई थे कामरान, लाहौर में गए थे एक्चुअली में। क्या भाई मेरी मदद कर दे? वो कह रहा मैं नहीं मदद करूंगा, शेरशाह मेरी जमीन को ले लेगा। अरे मेरे भाई कामरान, दोनों भाई मिल के लड़ तो शायद तेरे ये जगह बच भी जाएगा, वरना हुमायूं के जाने के बाद कौन सा लाहौर पे तुझे शासन करने देगा शेरशाह? दिमाग रहिए आप। जो आदमी हुमायूं को लथेड़ के भगा रहा है, वो उसके भाई कामरान को कहने देगा कि तू रूल कर यहां पर, वो भी पंजाब जो गेटवे है टू एंटर इंडिया, करने देगा रूल? आप दिमाग लगाओ अपना। किस जगह किस किस सोच में बैठे हुए हैं?
किस सोच में है? अगर भाग के पंजाब जाता है हुमायूं कि भाई तू मेरे को बचा, और यहां पर कामरान बैठा हुआ है, लाहौर गया था ये, तो कामरान ने मना कर दिया, तो हुमायूं के जाने के बाद कामरान शेरशाह ये सोचकर कि मैंने मना कर दिया है, तो शेरशाह सूरी बेनिवोलेंस दिखाएगा, कहेगा अच्छा भाई तू ही कर, तुझे मैं छोड़ देता हूं। अरे किस पागल, वो भी पंजाब वाला क्षेत्र छोड़ेगा शेरशाह सूरी, वो खुद आया है एनेक्स करने के लिए। यहां पर क्या दिख रहा है? भाइयों में फोरसाइटेडनेस की कमी है, सब अलग अलग सोच में रख रहे हैं। दिस इज दी प्रॉब्लम विद दी हुमायूं। हुमायूं के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके भाई। जो नाम फॉर्चुनेट वन है वो अनफॉर्चुनेट वन क्यों हो जा रहा है? जो नाम फॉर्चुनेट वन है, हुमायूं द मोस्ट फॉर्चुनेट वन, जिसकी किस्मत बहुत बढ़िया है, वो इतना बदकिस्मत क्यों है? भाइयों के वजह से। अब जब लाहौर गया तो शेरशाह सूरी को लथड़ के भगाया। शेरशाह सूरी ने किसको लथेड़ के भगाया? इनको भगाया, हुमायूं को पहले, फिर कामरान को कहा तू भी निकल, तो कामरान वहां से काबुल चले गए। ठीक है, उसके बाद कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा था इसको, तो फिर वहां से गए सिंध। सिंध पहुंचे ये कौन? 1540 के अंत में। 41 में यहां पे साथ मिर्जा खान करके कोई थे जो यहां पर थे सिंध में। सिंध में फिर इन्होंने 2-3 एक मेजर इवेंट इनके साथ हुआ है। सिंध में पहले तो सिंध के राजा ने थोड़ा बहुत मदद किया, फिर बाद में क्या हुआ कि जब ये यहाँ पहुंचे तो जो उनके आसपास की नोबिलिटी थी वो हुमायूं को इतना पसंद नहीं कर रही थी, तो उसने कहा कि तेरे को भगाना पड़ेगा। 1541 में इनकी शादी हुई हमीदा बानो बेगम से, शिया, और 1542 में अकबर का जन्म हुआ 1542 में। अच्छा, इस समय में अकबर की रक्षा जो है कामरान और अस्कारी दोनों ने मिलकर किया है, क्योंकि हुमायूं को जाना ही था। बस ये समझ लो कि यहां पर 1542 में सिंध में ही इनका जन्म हुआ है, सिंध के रेतीले जगहों पर जन्म हुआ है। जन्म बहुत टफ है अकबर का। बचपन का जो उसका 10-12 साल है ना, बहुत टफ है, इतना टफ कि चाइल्डहुड शायद ही किसी शासक का है, मुगल शासक का, जितना अकबर का है। अकबर महल में रहा ही नहीं है 10-12 साल तक, तो वो तो रेत जमीन इधर उधर लड़ाई वड़ाई यही देख रहा है अकबर बचपन में। जब ये हुआ कि सिंध के लोगों ने जब इनको भगा दिया कि नहीं नहीं यहाँ पे तुम नहीं रह सकते, चलो निकलो यहां से, तो यहां से ये भागकर कहां गए? पर्शिया। पर्शिया में शाह तस्मक, तहमस्क कहते हैं, नॉट तस्मक, तहमस्क एक शासक थे। अभी मैं लिखा हूं, आप यहां से लिखा हुआ है, शाह तहमस्क करके थे, जो कौन थे? पर्शिया में शासक थे, राजा थे उस समय में। सफाविद अंपायर था शियाओं का। ये जब यहां पहुंचे तो फिर उन्होंने कहा कि यार हमारी थोड़ी मदद करो, तो कहा कि ठीक है हम आपकी मदद कर देते हैं यहाँ के राजा, ये शासक। 3 कंडीशंस आपको मानने होंगे। अगर मेरी मदद चाहिए तो आपको 3 बातें माननी होंगी। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला? पर्शिया के शासक, पारस या फारस के शासक ने कहा कि अगर आपको मेरी मदद चाहिए, इन्होंने कहा कि मुझे वापस दिल्ली जीतना है, दिल्ली आगरा जीतना है, आपको मेरी मदद करनी होगी। कह रहे हम बिल्कुल मदद करेंगे, तुम दिल्ली आगरा जीत भी जाओगे, लेकिन मेरी 3 कंडीशंस मानना होगा। पहला ये कंडीशन था कि तुम खुद शिया में कन्वर्ट होगे। ये कौन थे? सुन्नी थे, तिमुराइट सुन्नी थे ना, तो पहले तुम खुद शिया में कन्वर्ट होगे। पहला कंडीशन क्या था? कि तुम खुद शिया में कन्वर्ट होगे।
पहला। दूसरा, हिंदुस्तान को तुम जो है शिया किंगडम बनाओगे। क्या है दूसरा? शिया किंगडम बनाओगे। और तीसरा कि तुम जब जीत जाओगे तो मुझे कांधार दे दोगे और काबुल दे दोगे। कांधार की बात ज्यादा इन्होंने जोर से बोला। हुमायूं खुद तो शिया में कन्वर्ट हो गए, जीतने के बाद सही बात था 1545 में इन्होंने जो है कांधार दे भी दिया। लेकिन जो एक बात जो नहीं मानी गई, वो कौन सी नहीं मानी गई? शिया किंगडम में कन्वर्ट करने वाली बात। ये तो बहुत बाद की बात थी। पहले मैं हिंदुस्तान जीतूंगा, उसके बाद तो शिया देखा जाएगा ना कि कैसे क्या है, मैं कितने साल रहा हूं। इन्होंने कह दिया हाँ हम पूरे मदद कर रहे हैं, आप ये करो। तो पर्शिया के शासक ने कहा ठीक है, फिर हमारी आर्मी लो, जीतो तुम। तो इन्होंने भी कसम खाई कि यार मेरे भाई लोग यार बहुत दिमाग चाटे हुए हैं, इनको तो मैं एक एक करके निपटूंगा। तो 1545 में बैटल ऑफ कांधार लड़ा गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और कांधार लड़के इन्होंने जो है कांधार को जीत लिया और किसको दे दिया? पर्शिया के शासक को। हालांकि बाद में वापस से ले लेते हैं ये। पर्शिया के शासक कहते तुम खुश? हाँ खुश, अब मेरी मदद और करो। कहा मेरे भाई लोग मेरे सिरदर्द बने हुए हैं, ये लोग मेरे को जो है जीने नहीं देंगे। तो काबुल में अपने भाई को हटाता है। कौन कौन सा काबुल में? कामरान को। अस्कारी कांधार में था, कहते तुम भी मरो यार, तुम मक्का में जाओ, भागो यहां से। हिंडन को भगाता है। तो 1551-52 में अपने भाइयों को साइड करता है। और 1555 में आकर जो है कौन सी लड़ाई होती है? बैटल ऑफ कलिंजर। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1555 में शेरशाह सूरी का जो बेटा होता है उसको वो साइड निकालता है, और फिर से 1555 में वो जो है फिर से मुगल सल्तनत स्टैब्लिश करता है। समझ में आ रहा है? पर प्रॉब्लम क्या थी? इसका अपने एक लाइब्रेरी हुआ करता था, दिन पनाह कहते हैं उसको। समझ में आ रहा है? उसे कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि नहीं उसे मार दिया गया, कुछ लोग कहते हैं वो पहली मंजिल से गिर गया, बुक पढ़ते पढ़ते जो है वो नीचे गिर गया और मर गया। इस तरीके से 1555-56 में हुमायूं द मोस्ट फॉर्चुनेट वन की द मोस्ट अनफॉर्चुनेट द फॉर्चुनेट, नेम वाइज फॉर्चुनेट, कर्म वाइज अनफॉर्चुनेट वन, उसकी मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाम ही हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चुनेट। हुमायूं जो शब्द है उसका मतलब होता है वो जो किस्मत वाला। आइए सर, आइए आइए, आपका बड़ा इंतजार था। देर है फिर भी शुक्र है फिर भी आए। तो कितने बजे उठे? क्लास थी आज हमारी, ये बात मालूम था कि नहीं? बैटल ऑफ सरहिंद है शायद, सरहिंद है, नॉट कालिंजर। हाँ शेरशाह सूरी था वो। कालिंजर फोर्ट के एक्चुअली शेरशाह सूरी का क्या कहानी है, अभी मैं शेरशाह सूरी पे आऊंगा, छोड़ो ना। वो कालिंजर कालिंजर फोर्ट में क्या होता है कि वो उसको सीज करने जाता है, क्योंकि सब एरिया को शेरशाह सूरी जीतता है ना। वो पूरा लाहौर, कांधार, लाहौर, इसके बाद तुम्हारा राजपूतों का एरिया, गुजरात, कालिंजर, मालवा सब जीतता है वापस शेरशाह सूरी। उसी कालिंजर फोर्ट उसका आखिरी एक्सपीडिशन होता है, वो बम फूट जाता है, उसका बारूद फूट जाता है। हाँ वो उसी में उसकी डेथ हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो पूरे एपिसोड समझ में आया? तो अगर मैं आपको एक शब्द में बोलूं कि भाई मुझे तुम हुमायूं के बारे में बताओ कि हुमायूं के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, तो क्या क्या बताएंगे? 5 चैलेंजेस के बारे में बता दीजिए मुझे। पर्सनैलिटी इज अ वेरी, उसी में सब आ जाएगा, प्लेजर लविंग, लैक ऑफ फोरसाइट। आप कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे लैक ऑफ फोरसाइट? लैक ऑफ फोरसाइट कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चौसा में बता सकते हैं, फोरसाइट की विजन की कमी है। इसके बाद बहादुर शाह को डील करने में विजन की कमी नजर आई। शेरशाह सूरी को चौसा में ही चुनार में ही पकड़ लेना चाहिए था, चिनार में ही दबा देना चाहिए था, वो नहीं किया, निबिंग नहीं किया वहां पर।
तो ये एक फोरसाइट की कमी, पर्सनालिटी इज द बिगेस्ट इश्यू विद द राजा। दूसरा भाई भाई बाबर हमेशा बोलता था कि तुम शासक हो ना, तुमको अपने बारे में ध्यान देना चाहिए, पर बाबर मरते वक्त बोल दिया कि भाई अपने भाइयों का भी थोड़ा, नहीं मरते वक्त पिताजी का थोड़ा देखना, अब तुम बड़े बेटे हो, तुम ही पिता पिता तुल्य हो। मरते वक्त हमेशा पूरे टाइम बाबर यही कहता था हुमायूं को कि भाई एक शासक को अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, एक शासक को शासन के बारे में सोचना चाहिए। मरते वक्त वो फादर का इमोशन जाग गया, पक्का बेटा तू बहुत बड़ा बेटा है मेरा, तुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, तेरे 3 भाई हैं, कमरान, अस्करी और हिंडन, इसको तू अपने बेटे की तरह मानना, अपने छोटे भाइयों की तरह मानना। बस यहीं पे हमारा हुमायूं पिघल गया और इतनी प्रॉब्लम झेलना पड़ा। जब भी मदद की जरूरत थी सर, कसम खा कि इनके भाइयों ने कभी मदद नहीं किया। समझे बातों की नहीं? तो ये चीज हो गया आपका हुमायूं। तीसरी प्रॉब्लम विद हुमायूं। थर्ड प्रॉब्लम विद हुमायूं क्या था सर? अरे सर इतना प्रॉब्लम बताया, गुजरात और पंजाब नहीं, गुजरात और बंगाल नहीं, अफगानों को समझ नहीं पाया ये। शेरशाह सूरी को अंडरस्टिमेट किया इसने, शेरशाह सूरी को अंडरस्टिमेट कर गए सर। सर एक बार को तो आदमी अफगान को अंडरस्टिमेट कर सकता है, शेरशाह सूरी को तो नहीं करना चाहिए था, मार देना चाहिए था। शेरशाह सूरी समझ रहे हैं आप? अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको शेरशाह सूरी। सर शेरशाह सूरी का तो भारत आजादी तक उसका एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो हो रहा था, मात्र 5 साल था सर वो। आप बाबर को कहते हो ना कि वो 4 साल तक लड़ाई लड़ता रह गया, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का मौका नहीं था। शेरशाह सूरी इज अ परफेक्ट एग्जांपल। कौन सी लड़ाई और कौन सा रिबेलियन शेरशाह सूरी ने कुचला नहीं है, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है सर, क्या एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया है। अकबर ने भी फॉलो किया है, और स्वतंत्रता के शासन के अंग्रेजों के समय तक उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके सिक्के जो रुपया है ना सर, वो अंग्रेजों के समय तक फॉलो किया जा रहा था। कम्युनिकेशन पे क्या काम किया है बंदे ने यार, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पोस्टल सिस्टम हो, भूमि नापने की सिस्टम हो, जब्ती हो, रेवेन्यू सेटलमेंट का सिस्टम। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या काम किया है सर शेरशाह सूरी ने। 5 साल मात्र, 1540 से लेकर 45 तक। अब क्या इसने लड़ाई नहीं लड़ी है? इसने राजपूतों को कुचला नहीं है, इसने मलबा को नहीं कुचला है भाई। ये तो जब कलिंजर फोर्ट पर अफसीस कर रहा है तो कोई ना कोई राजपूती होगा ना वहां पे। और इसने तो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया सर, सुर डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दिया इसने, बहुत काम किया है सर इसने। हुमायूं को एक मुगल वंश को लपेट दिया उसने पूरा, और सिर्फ एबल एडमिनिस्ट्रेशन और एबल रूलर। मैं कह रहा हूं ना कि ये बंदा कोई ऐसा नहीं था कि इसको बचपन से वो तालीम मिला हुआ था ही नहीं, जागीरदार का बेटा है। सिर्फ कहते ना पर्सनालिटी ट्रेट के बेसिस पर जो है इतना कुछ कर गया वो शेरशाह सूरी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शेरशाह सूरी होगा। एक लास्ट टॉपिक हमारा हुमायूं का है, दैट इज हुमायूं टुम्ब, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई हुमायूं टुम्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूं टुम्ब। मैं आपको हुमायूं टुम्ब का पहले पिक्चर दिखाता हूं, मतलब अगर आपने अपने जीवन में ना हुमायूं टुम्ब नहीं देखा। अच्छा ये वही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, मैंने अकबरनामा से उसको उठाया है। ये कौन सा पिक्चर है पता है? ये जब वो पर्शिया के राजा से मिलने गया है, बात कर रहा है, ये सफाविद अंपायर था यहाँ पर, शाह तहमस्त, इसकी मीटिंग है, अकबरनामा में ये पिक्चर बनाया गया है। समझिए सर? कब दोबारा फाइट? कुछ नहीं सर, 51-52 में तो भाई को मार दिया इसने, इसी ने एक को तो रात में मार दिया, एक को बोला मक्का जाओ। भाई मेरी बात मैं आपको बोलिए तो मैं विथ गुड रेफरेंसेस दूं। 51-52 में मार दिया इसने भाई,
शुरुआत में थोड़ा बहुत सिंध में मदद किया है अस्कारी ने, उसी ने अकबर को पाला बोरा है और अच्छी तरीके से पाला है, भतीजा है, अच्छी तरह से पाला है। बाकी कहीं कोई मदद नहीं है। 51-52 तक तो भाइयों को साइड कर दिया इसने, कहा भाई एक को तो मार दिया रात में, एक को बोला मक्का जाओ, 2 को मारा है, एक को कहा मक्का जाओ। पहले भाई को साइड किया है, उसके बाद आया है और वो लड़ाई लड़ी है 55 में, और इसके मदद से इसके पूरी आर्मी को लिया है इससे सफावी एम्पायर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज, ये वो पिक्चर है अकबरनामा का जिसमें पूरा दिखाया गया। एक तरफ हुमायूं है, एक को शाह तहमस है, उसके बारे में लोग वही दारू पर देख रहे हो, चल रहा है पार्टी। ठीक है, कांधार हुआ, रिटर्न हुआ, ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। नाउ द हुमायूं टूम। हुमायूं टूम जो है ना सर, सबसे पहली बात ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो कुछ बात तो होगी सर। सर वो टूम पहले दिखा देता हूं मैं आपको, टूम कुछ बात तो होगी जो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपके हिसाब से कौन सी बात है जो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है? जो बता देगा आइसक्रीम। क्या लगता है सर आप? अच्छा ये बताओ, ये आर्किटेक्चर तुर्की आर्किटेक्चर होगा या पर्शियन आर्किटेक्चर होगा? कसम खा के तो वहां पे आया है पर्शियन, लेकिन पर्शियन है, डोमिनेंट पर्शियन आर्किटेक्चर है। ये माना जाता है कि दिस इज द इंस्पिरेशन टू ताजमहल, ताजमहल के लिए इंस्पिरेशन है ये। देखिए 2-4 बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। ये वो पहला आर्किटेक्चर है जिसमें ज्यादातर मुगलिया आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुगलों में, देखिए दिल्ली सुल्तानों में तो आर्किटेक्चर उतना बढ़िया दिखाई नहीं देता है हमको, लेकिन मुगलों में मार्बल के शुरुआत हो जाता है, पैसा आना थोड़ा शुरू हो गया। हालांकि हुमायूं के पास भी पैसा नहीं है, पैसा औरंगजेब के पास भी नहीं है, औरंगजेब दारू नहीं पी रहा है, लेकिन ये दारू भी पीता है पैसा नहीं होने के बाद भी। हालत खराब है इसका भी, समझे बात होगी नहीं। इसमें 2-4 बातें आपको जानना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या कि एक चारबाग स्टाइल है। चारबाग स्टाइल देखो कैसे, देखो ये हुमायूं टूम है, ये प्लान व्यू है हुमायूं का। अगर हुमायूं टूम को ऊपर से देखोगे ऐसे करके, समझे बात हो कि नहीं, तो ये तुमको हुमायूं टूम का दिखाई देगा, और इस हुमायूं टूम को 1 बाग, 2 बाग, 3 बाग, 4 बाग दिखाई दे रहा है। 4 बाग स्टाइल है। क्या है? जन्नते फिरदौस। हाँ समझे, तो ये क्या है? 4 बाग स्टाइल है। दूसरा क्या इसमें क्या किया गया है, बनाया किसे इसने, किसने इसको बनाया है? हमीदा बानो बेगम, जो इनकी विडो थी। हाँ पहली बीबी थी, और बाकी तो वैसी थी, कॉन्क्यूबाइन थी, लेकिन बीबी तो एक ही थी इनकी, हमीदा बानो बेगम, जो विडो थी, उन्होंने बनाया था। समझ में आ गया आपको कि नहीं? मिर्जा गियास करके कहते हैं, मलिक मिर्जा गियास, जो इनके चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं, इसने हुमायूं टूम बनाया है। समझ में आ गया? आर्किटेक्चर में आपको 4 बाग, फाउंटेन्स, समझ में आ रहा है, डोम, आर्च एंड डोम दोनों मिल जाएगा जो इसके आर्किटेक्चर में। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा इस आर्किटेक्चर को देखिए, दिस इज डोम। अच्छा, ज्यादातर डोम आप देखिएगा उसमें जो मटेरियल बिल्डिंग का होता है उसी मटेरियल से बना होता है, लेकिन इसमें ना डोम के ऊपर मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ये एक बहुत, इसको बहुत खूबसूरत बनाता है। अच्छा आप लोग को पता नहीं, लेकिन जब ओबामा अपने टाइम में राष्ट्रपति थे, जब वो इंडिया में आए थे, तो सबसे पहले इन्होंने यही बोला था, बराक ओबामा, कि मुझे जो है हुमायूं टूम देखना है। सच, दिस इज दी पॉपुलैरिटी ऑफ दी हुमायूं टूम, है ना सर? ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज देखिएगा, दूसरा चीज यहां पर आपको जो दिखाई देगा,
वो दिखाई देगा क्या कि जो एक एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पूरा पानी का वो तुम्हें दिखाई देता है। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज दिखाई देगा आपको, आर्च का इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पर्शियन स्टाइल है, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपको जो है डबल लेयर डिजाइन है। इसके एंड पर जो आप देखेंगे, जैसे आप ऊपर से देखें, अगर आप ऊपर से देखें इसके एंड पर, तो आपको ना ऐसे करके ये चीज जो ऐसे घुमा हुआ नजर आएगा, एजेस। ऐसा नहीं, ऐसा नजर नहीं आएगा कि यहाँ पर एज है, वो चीज कर्व रहेगा। तो वो चीज थोड़ा सा हुमायूं टूम में आपको थोड़ा सा स्पेशल नजर आता है। मार्बल का वर्क है, डबल डोम है। डोम जो है उसमें मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, आर्चेस हैं, चारबाग स्टाइल है। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको लिखना है, ठीक है। जाली वर्क है, वाटर चैनल डिवाइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग कभी गए हो कि नहीं हुमायूं टूम? आज तक नहीं गए? अरे निजामुद्दीन गए हो? निजामुद्दीन औलिया का वहां पर ये कहेगा सर एक बार आप हमको भेज दिए थे केसरिया स्तूप, कुछ था नहीं वहां पे, वो पिलर था तो क्या देखना है। एक चला गया था ये केसरिया, केसरिया वगैरह स्तूप देखने चला गया था ये चंपारण में। नहीं जी, कुछ मिला नहीं बेचारे को, बहुत दुखी हुआ उसके बाद। ये सोचा होगा कि एकदम भयावह कुछ कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं बेचारे को। लेकिन देखना चाहिए ना, कम से कम वो पत्थरों को देखो। कभी जब दिल्ली जाए तो ये सब एक ही एरिया में आपको मिलेगा। हुमायूं टूम, निजामुद्दीन का जो मजार नहीं है, निजामुद्दीन औलिया जो थे, और अमीर खुसरो का जो मजार है, और हिंदू सब जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दोनों के लिए माना जाता है। सूफी सेंट तो पहले वैसे भी दोनों, कोई भी सूफी सेंट के यहाँ दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों जाते थे। हाँ वो सब ट्रेवल करता है। आपको फॉरेनर का जो है अलग से उससे फी लगता है। हाँ उनको ज्यादा देना पड़ता है। हाँ हम लोग को 10-20 रुपए में हो जाता है, उन लोग 500 रुपए देना पड़ता है, गाइड अलग लेना पड़ता था। समझे कि नहीं? ये चीज उनका मतलब वो चीज है, ठीक है। अभी अपन किस पे चलते हैं? शेरशाह सूरी पे। वो इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी के लिए कहानी तो कुछ ज्यादा है नहीं शेरशाह सूरी में। शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन आपको जानना चाहिए। शेरशाह सूरी ने जो रिफॉर्म किए हैं ना, वो जानना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे शेरशाह सूरी, देखिए ना सर, अफगान रणबीर कपूर जैसा नहीं लग रहा है शेरशाह सूरी? हाँ वॉरियर लग रहा है ना, एक चीज तो देख के लग रहा है कि ये वॉरियर है। मतलब सर राजा हो ना सर, शेरशाह सूरी जैसे। आप देख लीजिए सर, कभी भी शेरशाह सूरी को बैड लाइट में नहीं दिखाया गया है। एक मेरी को दिक्कत है शेरशाह सूरी से, शेरशाह सूरी was very benevolent towards other religion. शेरशाह सूरी तिमुराइड आइडियोलॉजी में थोड़ा बहुत बिलीव रखते थे। वो मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम में सबको साथ रहने का अधिकार है, सबको अपने भगवान को मानने का अधिकार है, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट शेरशाह सूरी ने अपने सेना में कई हिंदुओं को भी रखा, बहुत कम लोगों को पता है ये। समझ में आ गया? पर मेरे को फिर भी दो दिखते हैं शेरशाह सूरी के साथ। If you are such a secular leader, why haven't you imposed, why haven't you revoked jizya? अगर आप इतने ही सेकुलर थे, इतने ही सेकुलर आइडियोलॉजी में बिलीव रखते थे, तो आपने जिजिया क्यों नहीं हटाया? शेरशाह सूरी ने जिजिया टैक्स कलेक्ट किया और जिजिया को हटाया नहीं। पॉइंट नंबर 1। अगर आप इतने ही सेकुलर थे, तो आपने अपनी नोबिलिटी में केवल अफगानों को क्यों रखा? किसी इंडियन, किसी हिंदुस्तानी, किसी हिंदू को क्यों नहीं रखा?
तो आई हैव लिटिल डाउट दैट ही इज अ सेकुलर लीडर, दो ही बिलीव कि हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों साथ रहने चाहिए। नहीं, वर्क में नहीं दिखता, जिजिया तो आपको हटाना था। इफ यूर अ सेकुलर लीडर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जिजिया? व्हाई वुड आई गिव यू द प्रोटेक्शन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग माई रिलीजन? दैट इज द मेन पर्पस ना। मैं एक मुस्लिम बादशाह हूं, मैं एक मुस्लिम बादशाह, सर मोबाइल, मैं अगर मुस्लिम बादशाह हूं और आप हिंदू हैं तो मैं आपको प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड करूं? दैट्स इज द पर्पस ऑफ द जिजिया ना। Since I being a Muslim ruler, if I am protecting you, I will definitely charge for that. Either you get converted into Islam or pay jizya. यही है ना। अगर आप अपने सब्जेक्ट को इक्वल मानते हो तो फिर ये तो जिजिया का मतलब ही नहीं होना चाहिए। क्यों सर? अगर आप अपने सब्जेक्ट को बराबर मानते हो कि हिंदू मुसलमान दोनों अपने अपने भगवान की पूजा करें, हमें दोनों मेरे सामने दोनों बराबर हैं, तो फिर वो जिजिया का टैक्स होना ही नहीं चाहिए। यहां पर आपका सेकुलरिज्म किधर जाता है? दूसरी बात, चलिए एक बार को कह सकते, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा कहा कि ये चूंकि अफगान शासन स्टैब्लिश करना चाहता था, इसीलिए अपनी नोबेलिटी में अफगानियों को अलावा किसी को नहीं रखा। नहीं, तो मैं इस पर क्वेश्चन नहीं करूंगा कि आप जो है आपने नोबेलिटी में हिंदू को नहीं रखा, सेना में तो रखा, इंपॉर्टेंट, पर आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। यू आर इन हिंदू लैंड, कहां से लाओगे? कन्वर्ट नहीं किया, जोर जबरदस्ती नहीं करी। ये कह सकते हो कि हाँ, दिस इज द गुड पार्ट ऑफ दिस शेरशाह सूरी। बट व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस एस्पेक्ट, आई हैव अ बिटल डाउट कि यहां पर थोड़ा सा आप जो है अकबर के बराबर नहीं कर सकते इनको। हाँ, 5 साल रूल किया, हो सकता था उसने भी बहुत बाद में जाके जिजिया हटाया है। ऐसा नहीं है, वो आए 1556 में, खैर बोल नहीं सकते क्योंकि 13 साल के तो वो आए थे ही, 6-7 साल तो समझने में लगा, तो बैरम खां ही चला रहे थे, तो 7-8 साल तो लगा बेचारे का समझने में ही। जब समझ में आना शुरू हुआ तो 70-72 के बाद रिफॉर्म करना शुरू किया इसने। तो अकबर को नहीं बोल, अकबर विजनरी तो था। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा जो है हम ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा इस बात पर डाउट वो दे सकते हैं। हालांकि इस मामले में, रिलीजन के मामले में, जिजिया के अलावा आप कोई भी ब्लेम जो है शेरशाह सूरी पे नहीं डाल सकते। शेरशाह सूरी हैज ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट इक्वली, अपने सब्जेक्ट तो उसने बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट किया। समझ में आ गया? हाँ, अफगान शासन ये स्टैब्लिश करना चाहता था, जो बात हमें समझ में भी आता है क्योंकि वो खुद अफगानी थे। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ग्रेट वेरियर, नो डाउट अबाउट दिस, दिमाग में रखना भी मत डाउट। अच्छा, एक होता है कि जाके लड़ लेना, एक होता है ना जाके लड़ लिया, फ्रंट ऑन फ्रंट लड़ाई। ऐसे लोगों में नहीं था। जहां पर इसे लगता था कि फ्रंट ऑन लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए मुझे, तो वहां पे अपना दिमाग भी इस्तेमाल करता था। ही इज अ वेरी ग्रेट डिप्लोमेट। चौसा से आप इस बात को पकड़ सकते हैं। 2-2.5-3 महीना वेट करना, बैटल स्ट्रेटेजी जो होती है ना सर, वो किसी रूलर में अगर आ गया ना, तो जब राजशाही चलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, स्ट्रेटेजिक रूलर है, फ्रंट एंड फ्रंट लड़ाई नहीं लड़ता, गुड वॉरियर है। एक राजा में यही तो स्किल्स होने चाहिए। सब्जेक्ट को इक्वल ट्रीट कर रहा है, तो यही एक अच्छे स्किल्स, इसीलिए आप कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी इज अ ग्रेट किंग। हाँ, थोड़ा समय और मिलता तो शायद शेरशाह सूरी जो है आपको और रिफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, पर बीइंग अ लिमिटेड पीरियड जिसमें उसे बहुत लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी हैं, उसमें जो रिफॉर्म लाया है उसको आप मान सकते हैं कि वो एक कमेंडेबल है। समझ में आ गया?
चलिए शुरू करते हैं। क्या था, व्हाट वाज द मेजर एम ऑफ द शेरशाह सूरी? टू एस्टैब्लिश लोधी एम्पायर, टू एस्टैब्लिश अफगान एम्पायर अगेन। जो बाबर ने लोधी को हरा के अलग करा था, अफगानी एम्पायर जो है फिर से एस्टैब्लिश करना, दैट वाज द गोल। शेरशाह सूरी के दिमाग में ये चल रहा था। बाबर की तरफ से शेरशाह ने चंदेरी का फाइट वो इसलिए किया था क्योंकि उसके फादर वो थे, फादर जो थे ना वो बेसिकली जागीरदार थे। बात समझी कि नहीं? तो उस समय में उनको रूल उस समय लड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि अफगान। जब ये खुद बड़ा हुआ, फरीद से शेरशाह बना, तब इसे लगा कि नहीं, मुझे अपना अफगानी एम्पायर स्टैब्लिश करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। इनका शुरुआती नाम क्या था? फरीद इनका असली नाम था। शेर खान जो है बेसिकली, ये एक्चुअली में इनको जो जिस राजा के अंदर थे, हाँ रूहानी करे कुछ नाम था, वो एक दिन शिकार करने गया तो एक शेर को मतलब सामने अटैक किया था उसने, तो इसने क्या किया, शेर को मार दिया। तो उसके बाद इसका नाम जो है शेर खान पड़ गया। हाँ शेर खान था। समझ में आ रहा है कि नहीं? शेर खान, क्योंकि उसने राजा उसने क्या किया था, शेर को मारा था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि बिहार बंगाल से तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और बात, इनके फादर का नाम क्या था? हसन खान, जो जागीरदार थे जौनपुर के। तो राजा का बेटा नहीं है ये, डेफिनेटली थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है, पर आप इसे राजा नहीं, तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून नहीं कह सकते आप इसको। इसे प्रूव किया है भाई अपने आप को। समझे बातों की नहीं? इसने आपको प्रूव किया है, समझा? तो देखो इसे सूर एम्पायर जो स्टैब्लिश किया, वो कैसे, गौर जो कि उस समय में बंगाल की राजधानी हुआ करता था, घुरी नहीं याद है आपको? जो आपका उसका था, फिर पटना, चुनार, आगरा, दिल्ली, जोधपुर, लाहौर जीत गया था ना। हाँ जीटी रोड अभी बताएंगे। ये लाहौर जो है, याद है उसको, आपके भाई को हटाया, डिस्प्लेस किया, बोला लाहौर मुझे रहने दो, तो नहीं यार मैं नहीं मदद कर रहा तेरा। फिर जोधपुर, मांडू, यहीं पे उसकी डेथ हुई है। ठीक है, चलिए एक और बात देखो, लोहानी है ना, लोहानी चीफ्स, लोहानी चीफ जो था, ये कंबाइंड फोर्सेस को डिफीट किया इसने। अच्छा आप सुनो, जिसके अंदर ये था, उसके फोर्सेस को इसने डिस्प्लेस करके बंगाल पर इसने अपने को कॉन्क्वेर किया था। वहां पर लोहानी का जो राजा था ना, लोहानी डायनेस्टी उस समय चल रही थी वहां पर, उसको उसने डिस्प्लेस किया। तब पहले बंगाल जीता, जब बंगाल जीत गया, वो गौर का क्षेत्र जब वो जीत गया, उसके बाद हुमायूं को चमकता है कि भाई ये तो बंगाल जीत चुका है। तब जाता है ये चौसा में, समझ रहे? तब इसका टेंशन बढ़ना शुरू होता है। जब तक ये बिहार के क्षेत्र में था, तब तक तो टेंशन नहीं था। जब ये गौर जीत जाता है, लोहानी चीफ को डिस्प्लेस कर देता है, तब लगता है भाई थोड़ा सा ना टेंशन का टाइम आ चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब उसको लगता है कि अब वो एक बार जो बैटल होता है फोर्ट ऑफ चुनार वाले पर, यहां शेरशाह सूरी अपना डिप्लोमेटिक स्किल लगाकर उनको निकाल देते हैं। ये पहली बहुत बड़ी गलती है हुमायूं की। जब ये ऑलमोस्ट जीत चुके थे तो वही मार देना चाहिए था, पर ऐसा किया नहीं इसने। वहां पे क्या हुआ, डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं ये। एक भी युद्ध जीता नहीं है भाई, एक भी युद्ध जीता नहीं है। हर जगह पे बात करके आ जाता था वहां से। तुम गए क्यों? और सबसे ज्यादा हद तो इसने कर दिया कि चित्तौड़ फोर्ट पे जाकर बहादुर शाह, नहीं मुझे अटैक नहीं करना, वापस चलो। अति हो गया उस समय सर। अनफॉर्चुनेट तो तुम रहोगे ही ना, या तो पहले जाओ मत, जाओ तो कचर के आओ। नहीं वहां अग्रीमेंट, वी आर साइनिंग अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट करते रहो। फिर चौसा हुआ, कन्नौज हुआ, वी हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। समझ में आ गया? अब यहां पर सेकंड अफगान एम्पायर को स्टैब्लिश करने की कोशिश किया गया। समझ में आ गया? अब देखिए सर,
कहां कहां कंक्वेस्ट शेर खान करते हैं हमारे। पहले मालवा जीता। क्यों पहले मालवा? किसी भी शासक को अगर जीतना है तो पहले मालवा, मालवा होते हुए पहले, फिर उसके बाद तुम जाओगे क्या, गुजरात, गुजरात के बाद जाओगे रणथंभौर, रणथंभौर के बाद चित्तौड़। तुम्हें किससे ये इंस्पायर्ड नजर आ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी से। भाई साहब बहुत ज्यादा, अलाउद्दीन खिलजी से शेरशाह सूरी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। इसीलिए इसी के कोर्ट में मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं जो पद्मावत लिखते हैं। बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत सारे मेजर्स याद है तुम्हें, चेहरा और दाग, ये पहला शासक है जिसे उस चेहरा और दाग जो अलाउद्दीन खिलजी का मेजर था उसने स्टार्ट करवाया था। बहुत इंस्पायर्ड है ये, इसको भी सिकंदर सानी बनना है। समझ में आ गया? बात समझ रहे हो? वही 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 एनेक्सेशन पॉलिसी है। ये जो तुम लाइन देख रहे हो ये तुम्हें किससे मिलता हुआ नजर आ रहा है? ट्रेजिक डेथ क्या है? कालिंजर फोर्ट, अग्नेय शास्त्र, वो बारूद पे लग जाता है सर, वो फट जाता है, वो मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनके सक्सेसर इस्लाम शाह आते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड किंग। आदिल शाह से लड़ाई होती है, ये जो आदिल शाह है ना, आदिल शाह से लड़ाई किसकी होती है? हुमायूं की, सरहिंद में, बैटल ऑफ सरहिंद जिसको कहते हैं। उसके बाद सुर डायनेस्टी खत्म हो जाता है और वापस से स्टैब्लिश हो जाता है, वापस से मुगल मुगल सल्तनिया शुरू हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कहा ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन शेरशाह सूरी का था वो एडमिनिस्ट्रेशन सर जी बहुत बाद तक फॉलो होता रहा, और ये कुछ नहीं था, दिल्ली सुल्तानों का ही था, ज्यादातर तो अलाउद्दीन खिलजी का ही था। दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, कि अर्ज तो बलबन ने स्टार्ट किया था, तो बलबन भी कौन सा था, चेले ही है सब, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने विजारत, वजीर इनका हुआ करता था, रेवेन्यू और फाइनेंस देखता था। अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, उस समय भी वही हुआ करता था। दीवाने रिजालत फॉरेन मिनिस्ट्री था, याद है एक बार मैंने बोला था दिल्ली सुल्तानों में रिजालत वो पैलेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिलीजियस अफेयर्स देखता था, यहां पर वो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बन गया है। दीवाने इंशा कम्युनिकेशन का था। सर मार्क माय वर्ड, कम्युनिकेशन के लिए जितना काम शेरशाह सूरी ने किया है आगे के किसी भी शासक में वो दिखाई नहीं देगा। सर आप शेरशाह सूरी की महानता उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उसी बात से समझ सकते हैं कि अकबर का जो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तोडरमल, तोडरमल ने ऑलमोस्ट 90% मेजर जो लिए है ना, जितने भी मेजर लिए उसमें 90% वाज इंस्पायर्ड बाय शेरशाह सूरी। आपको मैं बता देता हूं, दसाला इंस्पायर्ड बाय शेरशाह सूरी, जबती सिस्टम इंस्पायर्ड बाय शेरशाह सूरी। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज शेरशाह सूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? शेरशाह सूरी द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। कहीं ना कहीं जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है इसी ने बाद में जाकर जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट करवाया अकबर का, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किनका है? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ने जो है, आप ज्यादातर अकबर के समय के जो चेंजेस हैं वो शेरशाह सूरी से आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है ये। समझ में देख लो, अकबर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द शेरशाह सूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे का नाम बदल दिया इसने और अपना नाम रखकर जो है शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट कर लिया। समझ में आया? अच्छा, इसमें क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सबसे ऊपर है आपका एम्पायर, सुर एम्पायर। एम्पायर के अंदर है प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के अंदर हुआ करते थे आपके सरकार। याद है आपको, कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, उड़ीसा का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो एरिया है उसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं।
सिरकर बोलते हैं, सरकार वर्ड से आया है वो। और उसके नीचे होते हैं परगना। आज भी बंगाल में जाइएगा तो आपको परगना शब्द मिलेगा, 24 परगना। तो कैसे है ये? जैसे इंडिया एक कंट्री है, स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ब्लॉक टाइप का होता है। संथाल परगना बोलते हैं ना, तो वो बेसिकली सरकार के अंदर है वो। ऐसे कई सारे परगनाओं को मिलकर, 24 परगना को मिलकर जो है एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो वही इसको, यही इसका एडमिनिस्ट्रेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी चीज को वो देखने के लिए आपको पूरा चेंजेस, पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। समझ में आएगा? अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने क्या किया, ध्यान सुनिएगा। इसने अपने अंदर जितनी भी जमीन था ना, सबको नपवाया। कहा तुम्हारी जमीन है, पर नपवाओ। नपवाया। उसके बाद बोला कि तुम्हारी जमीन किस कैटेगरी में आता है? बहुत ज्यादा फर्टाइल, ठीक ठाक, बंजर। इसने फिर जमीन को कैटेगरी, अच्छा यही काम अकबर भी कर रहे हैं। अकबर भी अपने सारी जमीनों को तो पहले नपवा देते हैं। हालांकि ये 3 पार्ट में बांटता है, वो पूरा चैचर, पोंजा, पलाज, वो सब करके 4 एरिया में, 4-5 बेल्ट में बांट देता है वो। हाँ, चेचर, पलाज, ये करके जो है वो 5 करके, बंजर, चेचर, पलाज, ऐसे करके वो बांटता है ना। नहीं नहीं, पुलई तो अलग है, पुलई तो उसमें आ जाता है, संगम में आ जाता है। ये 4 पार्ट, 5 पार्ट में बांटता है ये। तो इसने क्या किया कि नपवाया, और इसने क्या किया कि उसको कैटेगराइज कर दिया कि अच्छा है, खराब है, ऐसे ऐसे। और हर आदमी को उसकी नपाई के हिसाब से एक पट्टा दिया। एक तरह का रैयतवाड़ी है। रैयतवाड़ी किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि जो नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम होता है, उसमें एक किसान है, ये पेजेंट, उसके बाद जमींदार आता है, और यहां पर कौन सा आता है? एम्पायर का। ये तो जमींदारी हो गया कि जमींदार ने पेजेंट से पैसा कलेक्ट किया और राजा को दे दिया। लेकिन जहां पे पट्टा होता है, इसको जब्ती भी कहा गया है। शेरशाह सूरी इसको जब्ती सिस्टम भी बोलते हैं, बाद में जाकर इसको अकबर ने भी ओन किया है। इसके अंदर क्या होता है कि एक राजा होता है, माफ करिए, पेजेंट, ठीक है, और ये हो गए राजा, किंग। ये कौन हो गए? पेजेंट। इसको राजा एक पट्टा देगा। पट्टा का मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारी जमीन है, किस कैटेगरी की जमीन है, कैसा क्या है, एक अग्रीमेंट हो गया। बोला गया कि भाई तेरा जो भी पैदावार होगा उसका 1/3 हिस्सा तू मुझे देगा। उस पट्टे में, अग्रीमेंट में लिख देंगे ये। अब जो भी पैदावार होगा वो डायरेक्टली दिया जाएगा किंग को। एक तरह का रैयतवाड़ी है, जब्ती बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? कबूलियत बोलते हैं, जब्ती बोलते हैं, बहुत कुछ इसको बोला जाता है। एक डीड ऑफ अग्रीमेंट, कबूलियत जिसको कहते हैं, जब्ती सिस्टम है ये। कबूलियत अग्रीमेंट को कहते हैं। कबूल किया आपने कि 1/3 हिस्सा आप देंगे। समझ में आएगी नहीं? वो 1/3 हिस्सा आपको देंगे। समझ में आ रहा है? इससे क्या हुआ कि इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो गया। अब ये लड़ाई लड़ सकते थे। दूसरी चीज ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी वाला ही वही चेहरा और दाग, हुलिया और दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, कि मेरे यहां अच्छे हॉर्सेस होने चाहिए ताकि मैं लड़ सकूं। समझ में आ रहा है? ये सिस्टम करवाया गया। ठीक, समझ में आ गया? इन्हीं के कोर्ट में कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। अब आप बताइए, कहां अलाउद्दीन खिलजी और कहां ये शेरशाह सूरी? कितना समय का अंतर है? करीब करीब 250 साल का अंतर है। हुमायूं के समय, सर ये जो है ना, मैं बता देता हूँ आपको। हुमायूं के टाइम में जब वो बहादुर शाह को मारने के लिए जाता है ना, तो वो कहता है वो टाइम पे पहुंच नहीं पाता है। तब तक वो ऑलरेडी बहादुर शाह चित्तौड़ फोर्ट को सीज कर चुका होता है, और वहां जो कर्णवती थी ना, वो जौहर कर चुकी होती है। बहादुर शाह जो जाता है तो चित्तौड़ फोर्ट को सीज कर लेता है,
तो राजा रानी कर्णवती जो भेजी थी उसको, वो तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब वो कर ही दिया तो कहा कि पर्पस ही खत्म हो गया तो चले गए वापस। ये भी कारण था नहीं अटैक करने का। भाई जिन्हें बुलाया वही खत्म हो गए तो क्या मतलब है? बात समझा क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, फिर पद्मावत में क्या होता है, पद्मावत में भी ये यही है। ये आपके राणा रतन सिंह है, ये उनकी वाइफ है, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी जो किसी और ही शक्ल में दिखाए गए हैं। हालांकि ये जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है, जो इन्हीं के कोट पोएट थे। हाँ जी, अच्छा देखिए, इन्हीं के कोट पोएट ने किसी और के बारे में नहीं लिखा है। मोहम्मद ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है। ये इम्पैक्ट है अलाउद्दीन खिलजी का। आप सोचिए, कोई भी आदमी जब कोट पोएट होता है कहता मेरे बारे में लिख बे, मेरी कहानी लिख। नहीं, बहुत पुरानी एक कहानी उठाई गई अलाउद्दीन खिलजी का, वो लिखाया गया। बात समझा कि नहीं? ये चीज आपको जानना चाहिए और ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इम्पैक्ट है अलाउद्दीन खिलजी का शेरशाह सूरी के लाइफ में। इसीलिए बहुत सारे मेजर्स दिखते भी हैं, अटैक का तरीका दिख रहा है वैसा, और छोड़ दीजिए। हाँ, बीपीएससी क्वेश्चन भी है ये। पद्मावत किसने लिखी है? तो तरीका वो जो मतलब कैसे कैसे अटैक किया गया है, सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए कि इसको इसके बाद ये, इसके बाद ये, यही तो क्वेश्चन था। अच्छा, राणा रतन सिंह। अच्छा, ये चीज समझ में आ गया। रिलीजन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ही वाज वेरी बेनिवोलेंट टू एवरी रिलीजन, बट द प्रॉब्लम इज ही हैजंट एबोलिश्ड जिजिया। जिजिया जो है वो इन्होंने कलेक्ट किया है। गलती से एकदम मतलब फ्लो में कुछ लोग आ जाते हैं ना, तो वो मत कर देना। जिजिया कलेक्ट किया है, बस ही वाज बेनिवोलेंट। ठीक है, एक और बात, इसने अपने नोबिलिटी पर किसी हिंदू को नहीं रखा है, ये ध्यान रखना। हाँ, भले उसको रखा हो। इकोनॉमी में इसने एक सिक्के चलवाए थे अपने, जो सिल्वर का सिक्का था, ये सर आजादी तक चला इसका सिक्का। जो सिल्वर का सिक्का था सर, उसको रुपया बोलते थे, और जो कॉपर का सिक्का था उसको दम बोलते थे, दम, दाम। देखिए ना, सिल्वर को रुपया बोलते थे, इसी से हम लोग अभी भी रुपया बोलते हैं। और कॉपर का जो सिक्का था उसको दाम बोलते थे। He has also introduced the very great means of administration, communication. कम्युनिकेशन क्या था, इसको लगता था कि हमारी इकोनॉमी मजबूत करनी है ना, हमें अगर अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है तो रास्ते को सही रखना पड़ेगा। इसने बता रखा था जितने भी गवर्नर थे कि बेटा अगर रास्ते पर किसी भी ट्रेडर की चोरी हुआ, खाल खिंचवा दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सख्त जारी कि ट्रेडर्स को नहीं, हाँ, कोई कोई चोरी नहीं कर सकता। इसने गवर्नर को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर रोड पर जाता हुआ किसी भी ट्रेडर का कोई भी सामान चोरी होगा तो खाल खिंचवा लूंगा। समझ रहे हो बातों की नहीं? उसने उसके लिए रोड बनवाया था, देख रहे हो, ग्रैंड ट्रैंक रोड, जीटी रोड बनवाया था। समझ में आ रहा है? उससे कई सारे पेड़ वेड़ जो है ना बीच में, देख लो पेड़ दिख रहा है, पेड़ को प्लांट करवाया था इसने। कई सारे सराय बनवाए थे, होटल रुकने के लिए, सोने के लिए। इसे ये सब सुनते हो आप, ये मुगल सराय, बेगूसराय, ये एक्चुअली में वही जगह है। आज भी देखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, आज भी देखिएगा, इफेक्टिव रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इन सब जगहों पर आप जो देखिएगा, ये कुछ ना कुछ जंक्शन वगैरह बना दिया गया है। तो दीज आर रेस्टिंग प्लेसेस हाईवेज में। अच्छा, हाईवे का कहां से कहां है? चित्तागोंग से लेके काबुल तक, क्योंकि यहीं तक इसका अंपायर था। कई सारे हाईवेज भी रिनोवेट किए, जैसे सोनारगांव से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, जोधपुर से चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान। ये चीज,
इनको पता है सड़के आजम भी बोलते हैं, देखिए ना यहाँ पर शाह राहे आजम, राहे आजम, सड़के आजम, बादशाही सड़क, लॉन्ग वॉक, ग्रैंड ट्रंक रोड, कई नाम से जाना जाता है। तो कम्युनिकेशन के मामले में सर आप इनसे आगे नहीं जा सकते, बहुत 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 काम किया इन्होंने। एक और है, इनके नाम पर कई सारे जो है ना, तो हॉर्स पोस्ट इसे सिस्टम सेट किया था, ये इसको युद्ध लड़ने में मदद करता था। पोस्टल सिस्टम क्या होता था, वो एक घोड़ा भाग के आएगा, 2 किलोमीटर तक भागेगा, फिर उसके बाद दूसरा घोड़ा भागेगा, फिर तीसरा घोड़ा भागेगा। सर इतना था ना कि 2012 में इंडियन पोस्ट ने सरजी शेरशाह सूरी के नाम पर स्टैम्प बनवाया था। पोस्टल रिफॉर्म्स में सर शेरशाह सूरी का नाम बहुत अग्रणी स्वर्णाक्षरों में लिया जाता है, समझे सर, इतना फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। आज भी आप एक दिन में पहुंचाते, वो भी एक दिन में अपना संदेश पहुंचवा देता था, समझ रहे बात को, ये चीज था। और देयर आर मेनी कंस्ट्रक्शन, इस पर हम लोग एक और बात करेंगे। एक बार हमने किया भी था, किसी कंस्ट्रक्शन में लोदी की छाप नजर आता है, डबल डोम, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, पानी के अंदर का स्ट्रक्चर। ये ससाराम अगर आप कभी जाएं तो ये शेरशाह सूरी का टुम्ब है वहां पर, ऐसा गए हो? ससाराम में है, रोहतास, पानी के अंदर बनाया गया स्ट्रक्चर सर। किला कुन्हा, पुराना किला दिल्ली शेरशाह सूरी का है। सूरी मस्जिद है पटना में, समझे बात हो कि नहीं। रोहतास फोर्ट है, ये सब इसी के द्वारा बनाया गया है। ये सब आपके बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप थोड़ा बहुत क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई हैव टेकन सम पिक्चर्स ताकि आपके दिमाग में कोई चीज बना रहे, तो थोड़ा पीडीएफ में मेहनत करना पड़ा, बट आई ब्रॉट सम फ्यू पिक्चर्स ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। शेरशाह सूरी के बाद क्या है? हुमायूं तो हो गया यार, अब कितना हुमायूं का रहे। अब होंगे अकबर। अकबर के बाद हम लोग अकबर देखेंगे। अकबर थोड़ा समय लगता है, मनसबदारी में थोड़ा टाइम लगता है, कंप्लीट करेंगे, एक क्लास लेंगे लेकिन अकबर के लिए। हाँ उसके बाद आर्किटेक्चर मैं साथ साथ करा रहा हूँ, लेकिन मैं करा दूंगा एक बार मतलब जिस्ट के साथ।